आपकी नजर में आपके गोल के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि इसलिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने टीचर पे। उसमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी आती है, तो वो न्यू टर्मिनोलॉजी आती है, आपको केवल टर्म याद करने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस रिवाइज, उसकी बुक की हर एक लाइन को खुद पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। जब हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आज अपन बात करते हैं द किंग ऑफ जूलॉजी, स्काई सर, जिनसे मैं भी पढ़ा हुआ हूं। इनकी ट्रिक्स मेरे बहुत काम आई थी और अभी मैं अच्छे कॉलेज में हूं, जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो आज इनसे अपन पूछते हैं कि नीट 2024 एस्पिरेंट्स को लाइफ मतलब नीट में अच्छी कॉलेज और अच्छी रैंक लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि सर नीट 2024 एस्पिरेंट्स पूरी साल किस हिसाब से पढ़े। और चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप जैसे बच्चे मिले, इतना रेस्पेक्ट करने वाले बच्चे मिले हमें, इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हर बैचेज में इस तरह के बच्चे मिलते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि हम बात कर रहे हैं कि नीट 24 या 25 में भी जो बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चे के दिमाग में 3 बातें हैं जो बेहद जरूरी है। वो 3 बातें मैं कहूं कि बिल्कुल बैकबोन है जो उन्हें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चे का होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब सवाल था कि सर पॉजिटिव एटीट्यूड किस सेंस में होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो 3 चीजों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो बच्चा ये डिसाइड कर ले कि भैया जो गोल मैंने सेलेक्ट किया है, डॉक्टर बनने का सपना मैंने देखा है, जो मैंने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना देखा है, वो गोल दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल है। उसके लिए क्या जरूरी था, क्योंकि कोई भी आदमी जब मेहनत करता है और वो सोचता है कि मैं मेहनत करके वो गोल अचीव करूंगा, तो सबसे पहले तो उसके पास ये वजह होनी चाहिए कि उस गोल को प्राप्त करके मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन होने वाला है। वो जो गोल अचीव करने के बाद क्या मिलेगा, वही एक ऐसी चीज थी जो उस गोल तक पहुंचने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है, अंदर आग लगाती है कि क्यों मुझे उस चीज को हासिल करना है। इसलिए सबसे पहली बात, आपकी नजर में आपके गोल के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरा गोल दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल है, इससे अच्छा कोई गोल नहीं होता। दूसरी बात, उस गोल तक जाएगा कौन, जाने वाले राहगीर आप हो। राहगीर आप हो तो आपको खुद पे भी भरोसा होना चाहिए, खुद के बारे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपने खुद पे भरोसा नहीं रखा तो मेरे दोस्त उस रास्ते को क्रॉस करके गोल तक पहुंच पाना मुश्किल रहेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको गोल तक ले जाने वाला, इस राहगीर को गोल तक ले जाने वाला, इसका सारथी जो बना हुआ है, वो सारथी बना हुआ है टीचर। आपको अपने टीचर पे भी पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको इतना फेथ होना चाहिए कि जो सर मुझे पढ़ा रहे हैं, जो मैम मुझे पढ़ा रही है, वो दुनिया के बेहतरीन टीचर है और इनके साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और मैं मेरे सपने साकार करूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात, बच्चे में होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली में क्लास के बाद अगर कोई बच्चा 5 से 6 घंटे थ्रू आउट द ईयर पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, दिल लगा के पढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि नीट का एग्जाम क्रैक करने में उसे कोई दिक्कत होगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन बात आती है जब कि भैया इफेक्टिव वर्क की, इफेक्टिव लर्निंग की, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे चूक खा जाते हैं। सवाल तो यही था कि सर इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव वर्क से आपका मतलब क्या था, आप क्या कहना चाहते हो। मैं कहना मोटा सा ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो एक बच्चा ऐसा था जो 4 घंटे किताब लेके बैठा रहा, एक बंदा ऐसा था कि जो 1 घंटे बैठा और 1 घंटे में उसने सब कुछ कवर कर लिया। तो मेरे हिसाब से आप जितनी देर पढ़ो, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ो। 4 घंटे जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं है, आपको आवर्स पूरे नहीं करने की मैं 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे। अरे जब आप 1 घंटे में कोई काम कर सकते हो तो उसको 1 घंटे में ही करो, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अगर आप डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो आपको होमवर्क थोड़ा सा करना चाहिए कि मान लीजिए एक चैप्टर है, उस एक चैप्टर
पे आप फुली डेडिकेटेड होकर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन नीट के पिछले 5-6 साल में देखा कि वहां से एक क्वेश्चन ही आ रहा है या क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने 6 घंटे 10 घंटे जिस चैप्टर पे खराब किए, उसका नीट के सिलेक्शन में जो योगदान था, वो योगदान तो बहुत थोड़ा सा था। मतलब वो आपका जो काम करने का था वो इफेक्टिव तरीका नहीं बचा। उससे अच्छा तो आप 4 से 10 घंटे उस चैप्टर पे खराब इन्वेस्ट करते जो 4-5 क्वेश्चन दे रहा था, तो मेरे हिसाब से आप अपने गोल तक पहुंचने के कुछ कदम और आगे बढ़ जाते। तो ये मेरे पास थी कि इफेक्टिव वर्क एंड इफेक्टिव लर्निंग वाला पोर्शन। जी डॉक्टर साहब। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक तो पहले खुद पे बिलीव रखो, दूसरा अपने गोल पे कि आप एकदम अच्छा गोल चुने हो, और तीसरी बात लगातार पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत अच्छा आंसर। अगला सवाल सर से मेरा यह है कि आजकल बच्चों को यह लग रहा है कि जो एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया है तो उसको किस हिसाब से मैनेज करे अभी वो, क्या एनटीए में सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? देखिए बच्चों, अभी एनसीईआरटी का सिलेबस जो था वो 11th क्लास का भी रिड्यूस हुआ है और 12th क्लास का भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन एनटीए ने नीट के सिलेबस के हिसाब से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि हमें यह दिमाग में बिठा लेना नहीं है कि उस चीज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब तक एनटीए इस बात को क्लियर नहीं कर देता सिलेबस में, तब तक तो हम ये मान के चलेंगे कि वो नीट के सिलेबस में है और हमें पढ़ना है। हाँ, हम टीचर्स ने अपनी प्लानिंग कुछ इस हिसाब से कर दी कि जो करंट अपडेटेड सिलेबस नीट का जो है, जो एनसीईआरटी ने डाला है, हम उसको प्रायोरिटी बेस पे कर रहे हैं। जिसको एनसीईआरटी ने हटा दिया, हमने सोचा कि इसको अपन लास्ट में कवर कराएंगे। लास्ट में तब तक तो एनटीए का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दिसंबर जनवरी तक, हम उस टाइम पे उसको कवर कर लेंगे। अगर एनटीए ने हटा दिया तो हम उसको एक रिवीजन की फॉर्म में ले लेंगे, अगर एनटीए ने नहीं हटाया उसको कवर करने का काम करेंगे। लेकिन आपको यह रिलैक्स मोड पे नहीं जाना कि वो नीट में नहीं है तब तक कि एनटीए का कोई नोटिफिकेशन नहीं आए। जी, आपने इसका आंसर भी ले लिया। अगला मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे भी कमेंट करते हैं, सर के पास से बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में हैं तो हमें डर लगता है। इस मामले में सर क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बहुत सही बात कही। एग्जैक्टली में हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है, वो बच्चे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो गांव के कल्चर से बिलोंग किया था, उसे ना तो बहुत अच्छे स्कूल्स मिले और ना ही हिंदी मीडियम में अभी तक बहुत अच्छी बुक्स है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए या थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। तो बच्चे के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि वो तैयारी कहां से करे। इसलिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने टीचर पे। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके सामने ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब बच्चे, बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट में रिसोर्सेज कम है, लेकिन जहां पे भी आप जिस भी सर से पढ़ रहे हैं उन सर के नोट्स पे आप ब्लाइंडली विश्वास करें, फॉलो करें। जो सर गाइडलाइन आपको दे रहा है आप उसको फॉलो करें। हम हिंदी मीडियम वालों की एक छोटी सी दिक्कत और है कि हम बहुत भोले भाले हैं। किसी ने कह दिया कि ये काम कर ले कि वो काम कर ले, हम तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं और हम उन बातों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको केवल और केवल अपने टीचर की सुननी है। सर ने कह दिया कि दिन को रात है तो मतलब मान लो रात है, आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सर के पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव है। वो हर साल बहुत सारे नीट के बच्चों को गाइड करते हैं, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, जैसा सर कहे बिल्कुल उसी हिसाब से चलना है, बिल्कुल आपको आपका गोल मिलेगा। यस। और देखो लैंग्वेज को इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, राजनीति कॉलेज में हूँ, तो वो लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा आगे। सर से मेरा अगला सवाल यह है कि सर बायोलॉजी कैसे क्या पढ़ना होता है? बच्चे बायोलॉजी भूल जाते हैं, तो बायोलॉजी का टाइम कैसे मैनेजमेंट करें और उसको लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखें? डॉक्टर साहब एग्जैक्टली ना, बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वहां टर्मिनोलॉजीज खूब सारी आती है। और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो अगेन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारी बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं, लेकिन कई सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सर ये इंग्लिश में मेरे को नहीं आएगी, और अभी मेडिकल कॉलेज में जाके आप सारी की सारी चीज इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि कोचिंग वगैरह वाला ये जो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो एक तरह से इंटरमीडिएट फेज है। आपने भी देखा होगा कि हम वहां पे लगभग 30% इंग्लिश की टर्म ही यूज करके लिखते हैं, या फिर इंग्लिश को ही हिंदी में प्रोनाउंशिएट करके लिख देते हैं, ताकि आपको वहां जाके आप उस वर्ड से एटलीस्ट फैमिलियर हो जाओ। तो सबसे
पहली बात तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक लाइन ड्रॉ ना करें कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश कैसे करें। भाई 10-15 दिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो उसके बाद आपको इजी फील होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बायोलॉजी जैसा कि मैंने बोला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी आती है, तो वो न्यू टर्मिनोलॉजी आती है, आपको केवल टर्म याद करने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी बायोलॉजी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोई भी सर जब क्लास में बायोलॉजी डील करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट बायोलॉजी के क्लास में ही कवर हो जाते हैं। आपको घर जाके बायोलॉजी को बहुत ज्यादा चीतोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बायोलॉजी अगर आपने क्लास में फुल कंसंट्रेटेड होकर पढ़ी है तो घर जाके हार्डली 20 मिनट और आधे घंटे में कवर हो जाएगी। मतलब आप खूब सारा टाइम जो था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी को रेगुलर बेसिस पे और पर डे रिवीजन पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक बायोलॉजी की टर्म्स याद नहीं होगी, चीजें मिक्सअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एकदम शानदार आंसर। तो आप यही करना कि आप क्लास में मेन फोकस करो, जहां टीचर पढ़ा रहा वहीं पूरी बायो वहीं याद कर लो, जिससे टाइम बचेगा और आप टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो। और देखो हिंदी मीडियम ऐसा नहीं कि मतलब मैं खुद सर से पढ़ा हुआ हूं, हमें कभी लगा नहीं कि हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, लगता है इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो वो कोई डर नहीं होता है। अगला मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि 12th क्लास में जो अभी बच्चे हैं वो अपना 11th क्लास कैसे कवर करें, जो और नीट 2024 में अच्छी रैंक के साथ अच्छा कॉलेज ले लें। डॉक्टर साहब मैं बता दूं आपको कि आजकल इतनी भारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th वाले बच्चे के पास एक बहुत बड़ी सी टेंशन ये होती है कि वो 12th क्लास में है, 12th क्लास में उसे बोर्ड का एग्जाम लिखना है, प्लस वो लगातार कोचिंग भी कर रहा है क्योंकि उसे इसी के साथ नीट का एग्जाम भी क्रैक करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में ये रहती है कि यार बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, नीट में भी होगा, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग है? तो पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं, आप उठा के देख लीजिए, इसी साल के रिजल्ट में देख लीजिए, जिन लोगों ने नीट में बहुत अच्छी 2 डिजिट्स रैंक टॉप 50 में रैंक फोड़ी है, उनके बोर्ड के एग्जाम में भी मोर देन 95% मार्क्स आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा नीट की तैयारी करना और बोर्ड की तैयारी करना अलग अलग बात नहीं है। अरे यार पढ़नी तो एनसीईआरटी की किताब है, उसको जीरो से लेके और हम एडवांस लेवल तक डील करते हैं, जिसमें बोर्ड की चीजें भी इंक्लूड होती है। अब सवाल था कि सर कैसे मैनेज करें, अगर नीट के लिए जाएं तो क्या करें? बच्चे आप देखिए, हम सभी लोग क्या काम करते हैं कि 12th का जो पोर्शन है, मैं इंडिविजुअली जैसे मेरे जूलॉजी के बारे में बात करके चलूं, वो तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो हार्डली 2 से 2.5 महीने में पूरा हो जाता है। तो इसी तरह हम क्या काम करते हैं कि पहले बायोलॉजी वाला पूरा पोर्शन हुआ, फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन हुआ, केमिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन हुआ जो कि 12th का था, वो 12th का पोर्शन हम पूरा का पूरा कवर करा देते हैं। उसके बाद हम लोग 11th वाला पोर्शन जो था पूरा का पूरा वो रिवाइज कराते हैं, और ये 12th का पोर्शन पूरा करा देते हैं हम लगभग दिवाली के आसपास तक। उसके बाद हम बात करें, हम पूरा का पूरा 11th वाला रिवाइज करा देते हैं अगले 1.5-2 महीने में। अब जनवरी में जाके बच्चा अपना दोबारा से 12th की प्रैक्टिस करता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, क्योंकि उसे तो अब अगले 1-1.5 महीने के बाद 12th बोर्ड का एग्जाम देना है। जब 12th बोर्ड का एग्जाम देगा तो पूरी की पूरी 12th रिवाइज हो गई, उसके बाद जल्दी जल्दी दोबारा से 11th रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बच्चे बैलेंस कर लेते हैं, और पूरे के पूरे टीचर्स जो है वो 100% बच्चों का इसमें सपोर्ट करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब आपको तो पता ही होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वही बच्चे कर रहे हैं जो 11th और 12th के साथ वाले, जिन्होंने 11th पढ़ी फिर 12th पढ़ी और 12th के साथ वाले बच्चे ही बहुत बड़ी रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। अगर बहुत मुश्किल होता तो 12th के साथ वाले बच्चे लगातार सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अगर वो कर रहे हैं तो ये मुश्किल बात नहीं है, केवल थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। यस, एकदम राइट आंसर कि अपनी कोचिंग पर अपने टीचर पे बिलीव रखो, आराम से हो जाएगा। अभी अपन देखते भी हैं कि मेनली अच्छी रैंक 12th के साथ ही आती है, तो इजी सिलेक्शन है 12th के साथ लेना, ड्रॉप के अंदर बहुत दिक्कत आती है। तो सर से मेरा अगला सवाल यही है कि जो ड्रॉपर्स बच्चों का डर रहता है कि यार मेरा अब की बार भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसके मामले में सर क्या बोलते हैं?
डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ड्रॉपर बच्चे का डर है, सबसे पहला डर उसका किस चीज से है? एग्जैक्टली में ड्रॉपर बच्चे का डर यह है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाकी लोग, इस सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, उसका सबसे बड़ा डर है। और अगर मानिए कि सबसे बड़ा डर है वो फेलियर से डर रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब जब उसको यह डर आ गया कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो वर्ड याद रखो, उसने खुद की एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मैंने मेरी बात ही शुरू यहां पे कर रही थी कि हमें अपने बारे में हर हाल में पॉजिटिव रहना है, हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है, कभी भी अपने पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। अरे यार, जब तुम अपनी ही काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ोगे, पहले ही नेगेटिव सोच के आगे बढ़ोगे, तो फिर आगे बढ़ कैसे पाओगे? तुम्हें पहला कदम तो यह सोच के उठाना है कि यस यार, अगर पिछले साल नहीं हुआ तो मैं पिछले साल की कमियों को सुधारूंगा और पूरी जी तोड़ मेहनत करूंगा। इस बार पक्का सिलेक्शन नहीं, मुझे टॉप रैंक फोड़ दी है, इस इरादे से मेहनत करनी पड़ेगी। सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें केवल यह सोचना है कि मैं काबिल हूं, मेरे घर वाले ने मेरे पे भरोसा किया है, उन्होंने विश्वास किया है और उन्होंने कहा है कि तुम एक और ड्रॉप लो, और सभी सर लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है कि बढ़ो। अरे जब आपके टीचर को आपकी काबिलियत पे भरोसा है, आपके पेरेंट को आपकी काबिलियत पे भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि आप कर दोगे, तो दुनिया कुछ भी सोचती रहे, आपको पूरी खामोशी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक साल जी तोड़ मेहनत करनी है। जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा तो आपकी सक्सेस खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। और जो लोग ताने मार रहे थे, आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, विश्वास रखिए दोस्त, वो लोग अगले 3 दिन तक अपने घर में खाना नहीं खाने वाले, यह बात पक्की है। यस, सबके साथ ऐसा होता है, चाहे मैं रहो, चाहे डॉक्टर साहब रहो, और अगले आप भी है, बिल्कुल देखना ऐसा ही होगा मेरे दोस्त। एकदम सर ने अच्छी बात कही है कि देखो ड्रॉपर कोई डरने की बात नहीं होती यार, सोसाइटी कुछ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं खुद ड्रॉपर था और सच्ची 3-4 ड्रॉप लिए मैंने, और अभी अच्छी कॉलेज में हूं, तो ड्रॉपर्स भी अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं। अभी मेरा रिसेंट में जो स्टॉक पे एक जर्नी आई है, मेरी रिसेंट में आई है अभी, तो वो भी आप देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है मैंने। और देखो ड्रॉपर भी अच्छी रैंक लाते हैं, और देखो मैं भी ड्रॉपर आज कहाँ खड़ा हूं सर के साथ में। तो यही है। अगला मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि सर आप लास्ट में क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब एक चीज बच्चों से कहना चाहूंगा, मेरे सभी बच्चों से जो अभी आगे नीट देने वाले हैं, या 2024 में देने वाले हैं, 25 में देने वाले हैं, या कुछ बच्चे जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, बेटा नीट के एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार 23 की नीट में जो लोग बैठे थे वो लगभग 25 लाख थे। अगले साल ये संख्या लगातार बढ़ती हुई जाएगी, मतलब कंपटीशन तो और टफ होने वाला है। और नीट का एग्जाम कोई पका पकाया हलवा तो है नहीं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मोटी मोटी काम ये करना है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, हर काम खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब खुद से कोई काम करोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, अपनी कमियों को चेक नहीं कर पाओगे, जज नहीं कर पाओगे। और जब तक आपको आपकी कमियां पता नहीं चलेगी कि कहां गलती कर रहे हो, किस वजह से एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, किस वजह से एग्जाम में आपकी स्पीड नहीं बन रही, जब तक वो समझोगे नहीं तब तक सुधार कहां करोगे, और जब सुधार नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर कैसे करोगे। तो अपने को स्पून फीडिंग को छोड़ना है कि सर आप सारे के सारे मॉड्यूल के पीछे के एमसीक्यूज करा दो क्लास में, स्पून फीडिंग नहीं करनी, हमें खुद करके देखना है। जब करके देखोगे तो कंफ्यूज होगे, गलती आएगी। अब गलती आने के बाद उसे डाउट की फॉर्म में सर से पूछना है कि सर इस क्वेश्चन को मैंने इस हिसाब से किया था, नहीं पता कहां अटक गया, आप इसको मुझे बताइए। एनसीईआरटी की किताब, सर के नोट्स पढ़े, क्लास ली, एनसीईआरटी की बुक खुद पढ़नी है। हम लोग बाकायदा एनसीईआरटी को डिक्टेट कराते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एनसीईआरटी की बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बेहद जरूरी है, उसकी बुक की हर एक लाइन को खुद पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। जब उस लाइन को खुद पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आएगा, यार इस लाइन का क्या मतलब है। फिर नोट्स उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट होगी, अच्छा इस लाइन में ये घुमा फिरा के ये बात कहना चाह रहा है, या फिर कनेक्ट नहीं भी होगी तो आप सर से करो कांटेक्ट करोगे, सर इस लाइन का क्या मतलब है, तो सर आपको रिकॉल कराएंगे। तो बेटा जिस चीज पे अपना इतना डिस्कशन होगा, ऑब्वियसली बात है वो दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे कि सर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आप ही क्लास में करवा दो, सर करवाते हैं करवाएंगे, सर पीवाईक्यूज आप करवा दो, बिल्कुल सर करवाते हैं करवाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन भी सर डिक्टेट कराते हैं, शायद वो रीड भी करके बता दे, तो ये पूरी कहानी कैसी होगी कि मेन परफॉर्मर कौन था, सर।
आपने तो उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस किया ही नहीं। आपने तो बिल्कुल, सर ने आपके साथ काम कैसा किया, जैसा गूगल मैप करता है कि आपने डेस्टिनेशन लगा के छोड़ दिया, वो कह रहा है राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो, और आप मंजिल पे पहुंच गए। अब आपसे कोई कहे कि भैया वापस जाना है और तब तक मोबाइल की बैटरी डिस हो जाए या मैं कहूं इंटरनेट खत्म हो जाए, तो अब क्या आपको अपना वापस आने का रास्ता लर्न किया था, याद है? नहीं याद है तो वही गड़बड़ हो जाएगी अगर आप सारी की सारी चीजें छोड़ देंगे कि ये सारी की सारी वहां उसी अप्रोच से हो जाए कि सर इसको भी करा दे, सर उसको भी करा दे। तो कोशिश ये करें कि पहले खुद गलती करें और गलती करने के बाद उसमें ढूंढे कि गलत कहां हुआ था। जब सर का सॉल्यूशन मांगे तब वो इफेक्टिव लर्निंग होगी, आपको अपनी कमियां भी पता रहेगी और वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो हमें स्पून फीडिंग को छोड़ना है, सारी की सारी चीजों पे दूसरे लोगों पे डिपेंड रहना छोड़ना है, खुद आगे बढ़ना है, करना है, क्योंकि एग्जाम देने हम जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब बैठने वाले हम हैं पे एग्जाम में, तो रेस्पेक्टिव एफर्ट्स भी हमारे ही होने चाहिए। हमें ही पता होना चाहिए कि हम कहां कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दूसरे आदमी को नहीं पता कि आप किस लाइन पे, किस पॉइंट पे कंफ्यूज होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद पे भरोसा रखें, जी तोड़ मेहनत करें, हर काम खुद से करने की कोशिश करें। कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी पोर्शन जब कर रहे हैं वो खुद से करने की कोशिश करें। और किसी ने बहुत बढ़िया सी बात कही है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इतनी चोट, इतनी परेशानी आपको उठानी है ताकि आप अपने आप को एक शेप दे सके, अपने मेन नीट के एग्जाम को फोड़ सके। यस, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो मेहनत टीचर ज्यादा अपने को करनी पड़ेगी। ये एग्जाम अपन देंगे, सिलेक्शन अपना होगा, तो मेहनत आपको भी खूब करनी पड़ेगी। अपना सर से ये सेशन हुआ, आई थिंक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी तुम्हारे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, अपन सर से एक और मीट कर लेंगे। आई थिंक देखो, जो अपना विश्वास है ना वो टीचर पे रखो और खुद पे रखो कि आप अपने डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे, आप अपने गोल पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। और देखो एक बात ये होती है, बच्चों की डाउट रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसको अपने को बिल्कुल अवॉइड करना है। बस अपना काम हम मेहनत करना, आप दबा दबी से बस मेहनत करते रहो। रात को जगना भी पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा, हर चीज आपको हथेली पे नहीं मिलेगी, आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो मेरा यही है, अब देखो टीचर पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अभी आप स्काई सर है जो इनसे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, देखो टीचर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप अपन, अब देखो मेरी बॉन्डिंग मान लो सर से नहीं होती तो आज शायद हम नहीं मिलते। मैं सर से कल मिला, पिछले 5-6 साल बाद में। वो क्यों मिला? क्योंकि हम सर की राह पे चले, हम अच्छा पढ़े, अच्छी कॉलेज में हैं, तो ऑटोमेटिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो आपसे भी मेरा यही है कि आप अपने टीचर पे विश्वास रखो यार, जो पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ो, अच्छा सिलेक्शन लो, अच्छी कॉलेज में जाओ, अपना, अपने पेरेंट्स का और अपने गांव का नाम रोशन करो। मेरी यही है। थैंक यू सो मच। आपके जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना।